एडजी पर वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कामली और डीपली रिवाइज करेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो यूजफुल रहेगा, लेकिन तुम सिर्फ पैसिवली सुनकर भी कॉन्सेप्ट्स पकड़ सकते हो। मैं गौरव हूँ और मेरे साथ हैं स्वाति। पुणे की एक स्टूडेंट अनन्या ने बताया था कि उसे यार डीएनए टेक्नोलॉजी में एंजाइम्स और एप्लीकेशंस अलग अलग याद रहते थे, पर पूरी कहानी कनेक्ट नहीं होती थी। आज हम वही कनेक्शन बनाएंगे। डीएनए की डिस्कवरी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेस, कोहेन और बॉयर का ब्रेक थ्रू, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, टाइमलाइन, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स। और मैं स्वाति हूँ। आज हमारा गोल केवल लाइंस याद करना नहीं है। हम बार बार पूछेंगे कि कोई डिस्कवरी क्यों जरूरी थी, किसी एंजाइम का काम क्या है और किसी एप्लीकेशन से पुरानी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है तो क्या हम उस इंफॉर्मेशन को सीधे बदल सकते हैं? यही सवाल पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले लर्निंग मैप सुन लो। हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर उन साइंटिफिक फाउंडेशंस पर जाएंगे जिनसे आर डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुई। उसके बाद डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का बैकग्राउंड, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेज। अगला बड़ा हिस्सा कोहेन बॉयर कोलैबोरेशन, मेडिकल एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का होगा। अंत में टाइमलाइन और एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर का सबसे सिंपल हुक क्या है? साइंटिस्ट ने जेनेटिक मटेरियल को केवल ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि उसे डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के तरीके डेवलप किए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानी जाती है। इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड या ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डायरेक्टली मैनिपुलेट करके जेनेटिक मेकअप में बदलाव करना। एग्जाम पॉइंट। डेफिनेशन में 3 आइडियाज रखो। पहला, मैनिपुलेशन डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की है। दूसरा, यह मैनिपुलेशन ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को ऑल्टर कर सकती है। तीसरा, मेथड्स कलेक्टिवली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखते समय केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलकर रुकना अधूरा हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फोकस डायरेक्ट डीएनए मैनिपुलेशन पर है। अब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एम क्या है? चैप्टर समरी के हिसाब से डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल यानी जीन को सोर्स से आइसोलेट और प्रोपगेट करना, ताकि उसका प्रोडक्ट एम्पल क्वांटिटी में मिल सके। इस टेक्निक को जीन क्लोनिंग कहा गया है। ध्यान रहे, अभी चैप्टर ओवरव्यू दे रहा है, डिटेल्ड होस्ट वेक्टर सिस्टम और जीन क्लोनिंग आगे के चैप्टर्स में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। डीएनए टेक्नोलॉजी ब्रॉड मेथड्स और टेक्नोलॉजी का नाम है, जबकि जीन क्लोनिंग डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट और प्रोपिगेट करने के एम या टेक्निक को डिस्क्राइब करता है। दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन हर बार इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबल समझना आंसर को वेग बना सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन के एग्जैक्ट वर्डिंग के अनुसार टर्म चुना। इस चैप्टर को एक जर्नी की तरह देखो। पहले साइंटिस्ट ने डीएनए को जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर माना, फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन समझे, फिर डीएनए आइसोलेट और प्योरीफाई करना सीखा, फिर ऐसे एंजाइम्स मिले जो डीएनए को प्रिसाइजली कट और जॉइन कर सकते थे। अंत में साइंटिस्ट ने सोचा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके प्रोडक्ट क्यों न बनाया जाए। डीएनए टेक्नोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट की आइसोलेटेड डिस्कवरी नहीं थी। चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसी फील्ड्स के प्रोग्रेस को फाउंडेशन बताता है। इसका मतलब है कि डीएनए के केमिकल प्रॉपर्टीज समझने में बायोकेमिस्ट्री मदद करती है, इनहेरिटेंस समझने में जेनेटिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वर्क करने में माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस समझने में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक क्विक चेक, अगर क्वेश्चन पूछे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की फाउंडेशन किन कॉन्ट्रीब्यूशंस ने रखी, तो केवल वॉटसन और क्रिक लिखना पर्याप्त होगा? नहीं, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस और सीक्वेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग भी लिखनी होगी।
यही ब्रेथ इस चैप्टर ओवरव्यू को सिर्फ हिस्ट्री लिस्ट से अलग बनाती है। लेट्स स्लो दिस डाउन। टेक्नोलॉजी तभी प्रैक्टिकल बनती है जब मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के साथ उसे आइसोलेट और प्यूरिफाई भी कर सके। फिर उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है ताकि मैनिपुलेशन प्रेडिक्टेबल हो। फंक्शंस और सीक्वेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग ने साइंटिस्ट को यह सोचने में मदद की कि किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करके उसका प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। यह एक सटल पॉइंट है। चैप्टर आरडीएनए टेक्नोलॉजी को अचानक हुई इन्वेंशन नहीं बताता। ये रैपिड प्रोग्रेस का रिजल्ट थी। अलग अलग डिस्कवरीज ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। जैसे डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है, स्ट्रक्चर समझ में आया, रेप्लिकेशन और जीन एक्सप्रेशन प्रोसेसेस समझ आए, डीएनए प्योरीफाई हुआ और मैनिपुलेशन एंजाइम्स मिले। इन सबको जोड़कर ही टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। अब डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल पर आते हैं। पहला मेजर ब्रेक थ्रू ये एस्टैब्लिश करना था कि ऑर्गेनिज्म का डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और उसे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक प्रोपेगेट करता है। अगर डीएनए इन्फॉर्मेशन का कैरियर ही ना माना जाता तो जेनेटिक मेकअप को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने का साइंटिफिक बेसिस नहीं बनता। एक सेकंड पॉज करके सोचो, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशंस में क्या कनेक्शन है? डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वही इंफॉर्मेशन आगे प्रोपगेट होती है। इसलिए साइंटिस्ट ने डीएनए को केवल मॉलिक्यूल नहीं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का प्रिंसिपल बेसिस समझा। इसी अंडरस्टैंडिंग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की पॉसिबिलिटी को मीनिंगफुल बनाया। इसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल की केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन की गई। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज की। स्ट्रक्चर समझने से रेप्लिकेशन और फंक्शन को समझने का रास्ता खुला। एग्जाम में इस माइलस्टोन को डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की प्रपोजल के रूप में लिखना और इसे 1953 से जोड़ना। और फिर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेसेस डिटेल में समझी गई। इस चैप्टर में इनके मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ाए जा रहे, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। बस इतना कनेक्ट करो कि डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन होती है और जीन एक्सप्रेशन के थ्रू प्रोडक्ट तक पहुंचती है। यह बैकग्राउंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल था। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी और प्रोपिगेट करता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझी गई, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझे गए और डीएनए को आइसोलेट तथा प्यूरिफाई करने की टेक्निक्स डेवलप हुई। इन फाउंडेशंस के बिना स्पेसिफिक जीन को मैनिपुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अब आते हैं चैप्टर के बहुत मेमोरेबल टूल्स पर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डीएनए सिजर्स कहा गया है क्योंकि वे डीएनए मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक साइट्स पर कट करते हैं। लाइगेज का काम दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जॉइन करना है। एक काटता है, दूसरा जोड़ता है। लेकिन एग्जाम आंसर में सिजर्स एनालॉजी के साथ एक्चुअल फंक्शन भी जरूर लिखना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने डीएनए मैनिपुलेशन को प्रिसाइज बनाया। सोर्स कॉन्टेक्स्ट में वर्नर आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ और डैनियल नेथन्स के वर्क का उल्लेख है। लेट 1960s और अर्ली 1970s के दौरान बॉक्स में टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को वर्नर आर्बर और मैथ्यू मेसलसन से तथा टाइप 1 आई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हैमिल्टन ओ स्मिथ और थॉमस जे केली से जोड़ा गया है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि अलग हिस्सों में एंजाइम डिस्कवरीज को अलग डिटेल के साथ दिया गया है। इसलिए आंसर में वही स्पेसिफिक पेयरिंग लिखो जो क्वेश्चन पूछ रहा हो। जनरल फंक्शन पर कोई कंफ्यूजन नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए काटते हैं और लाइगेज डीएनए फ्रैगमेंट्स जोड़ता है। यही फंक्शनल कॉन्ट्रास्ट सबसे पहले सिक्योर करो। लिगेसे एंजाइम्स की डिस्कवरी 1967 में गैलर्ट, लेमैन, रिचर्डसन और हर्विट्ज से जुड़ी है। अगर शॉर्ट आंसर हो तो लिखो कि लाइगेज जॉइंस टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। अगर डेवलपमेंट वाला आंसर हो तो ये एक्सप्लेन करो कि कटिंग के बाद अलग डीएनए पीसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जॉइनिंग एक्टिविटी आवश्यक थी। एक छोटा लिसनर चेक। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है और लाइगेज डीएनए को ज्वाइन करता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स होंगी या सेम रोल। तुम्हारा आंसर होना चाहिए
कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स। पहले डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स को कट करना, फिर सिलेक्टेड फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करना कंस्ट्रक्शन की बेसिक लॉजिक है। चैप्टर ये भी बताता है कि साइंटिस्ट ने डीएनए मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए कई एंजाइम्स डिस्कवर किए। फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स को बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ले सकते हैं और वे बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट हो सकते हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने जीन ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी को और रियलिस्टिक बनाया। यानी नेचुरल ऑब्जर्वेशन और लैबोरेटरी टेक्निक दोनों साथ आए। बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए ले सकते हैं, साइंटिस्ट डीएनए कट और जॉइन कर सकते हैं, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन की रोल समझ आ चुकी थी। अब नेचुरली ये सवाल उठता है, क्या एक ऑर्गेनिज्म से जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि उसका प्रोडक्ट मिल सके? यहीं से स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर की स्टोरी आती है। कोहेन को प्लाज्मिड डीएनए को एशेरिकिया कोलाई यानी ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करने और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स के प्रोपेगेशन तथा क्लोनिंग की एक्सपर्टीज थी। बॉयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करके आइडेंटिकल टर्मिनी वाले सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट थे। मुझे यहाँ कोलैबोरेशन का लॉजिक बहुत अच्छा लगता है। कोहेन के पास प्लाज्मिड को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस और प्रोपेगेट करने का स्किल था, जबकि बॉयर डीएनए को केयरफुली कट करने की एक्सपर्टीज रखते थे। दोनों ने अपनी डिस्कवरीज कंबाइन की। यही कॉम्बिनेशन आगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की फाउंडेशन बना। 1973 के प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स के बाद कोहेन बॉयर टीम ने एक स्पीशीज के बैक्टीरियम से प्लाज्मिड लूप को कट ओपन किया, डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज का जीन इंसर्ट किया और प्लाज्मिड को क्लोज किया। इससे दो डिफरेंट सोर्सेज के रिकम्बाइंड डीएनए वाला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना। सोर्स इसे फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के क्रिएशन से जोड़ता है। एक कॉमन मिस्टेक चेक करते हैं। कोहेन और बॉयर की कंट्रीब्यूशन को सिर्फ जीन डिस्कवरी मत लिख देना। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन डीएनए क्लोनिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जुड़ा है। प्लाज्मिड को एक तरह के डीएनए कॉन्टेक्स्ट की तरह समझो, जिसमें दूसरे सोर्स का जीन इंसर्ट किया गया और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हुआ। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी इनिशियली कैसे डेवलप्ड हुई, तो आंसर को सीक्वेंस में लिखना। डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस समझे गए, डीएनए आइसोलेट और प्यूरिफाई हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेस मिले, बैक्टीरिया द्वारा फॉरेन डीएनए अपटेक ऑब्जर्व हुआ, और कोहेन तथा बॉयर ने प्लाज्मिड बेस्ड जीन ट्रांसफर और क्लोनिंग की पॉसिबिलिटीज कंबाइन की। अब मिनी रिकैप। कोहेन का एंकर है प्लाज्मिड डीएनए, ई कोलाई, इंट्रोडक्शन, प्रोपगेशन और क्लोनिंग। बॉयर का एंकर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्लीवेज और आइडेंटिकल टर्मिनाई वाले सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स। टुगेदर उनका वर्क जीन ट्रांसफर और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के डेमोन्स्ट्रेशन तक पहुंचा। यह पेयरिंग एक्टिव रिकॉल के लिए बहुत यूजफुल है। अब चैप्टर का रियल लाइफ इम्पैक्ट देखते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी ने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे क्लियर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन है। अर्लियर डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए एनिमल पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स की कई टन से केवल कुछ मिलीग्राम्स इंसुलिन मिलता था, इसलिए सप्लाई लिमिटेड और कॉस्ट हाई थी। ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल भी सिमिलर प्रॉब्लम दिखाता है। ड्वार्फिज्म ट्रीट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एनिमल पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन आइसोलेट करना पड़ता था। एनिमल डिराइव्ड प्यूरिफाइड थेराप्यूटिक प्रोटीन्स ह्यूमंस में इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस भी एग्जिबिट कर सकते थे। यहाँ आरडीएनए टेक्नोलॉजी ने बैक्टीरियल सिस्टम में ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने का रास्ता दिया। एग्जाम पॉइंट: एप्लीकेशन एक्सप्लेन करते समय केवल प्रोडक्ट का नाम मत लिखो, प्रॉब्लम भी लिखो और आरडीएनए सॉल्यूशन भी। एनिमल सोर्सेज से क्वांटिटी लिमिटेड, कॉस्ट हाई और इम्यूनोजेनिक रिएक्शन का कंसर्न था। बैक्टीरियल सिस्टम में ह्यूमन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने से इन ऑब्स्टिकल्स को सर्कमवेंट किया गया। यही कॉज इफेक्ट आंसर को स्ट्रांग बनाता है। एक सेकंड सोचो, चैप्टर में इंटरफेरॉन किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है? ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है।
प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेस का यूज ब्लड क्लॉट्स डिसॉल्व करने के लिए बताया गया है। इन 3 एग्जाम्पल्स को मिक्स मत करना, इंटरफेरॉन कैंसर ट्रीटमेंट और बाकी 2 ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स। मेडिकल कंट्रीब्यूशन को ब्रॉड तरीके से लिखना हो तो 3 लेयर्स बनाओ। पहली थेराप्यूटिक प्रोटीन्स जैसे ह्यूमन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, दूसरी इंटरफेरॉन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेस जैसे प्रोडक्ट्स, तीसरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वाइडर कंट्रीब्यूशन। सोर्स का पॉइंट यह है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी ने बेसिक साइंस के साथ लाइफ स्टैंडर्ड्स भी शेप किए। क्या इसका मतलब एनिमल डिराइव प्रोडक्ट्स हमेशा यूजलेस थे? नहीं, ऐसा कंफ्यूजन सोर्स नहीं देता। चैप्टर ये बताता है कि उनसे क्वांटिटी, कॉस्ट और इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस जैसी ऑब्स्टिकल्स थीं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी ने उन ऑब्स्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन सिस्टम दिया। आंसर में रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज रखो, एब्सोल्यूट क्लेम्स नहीं। अगर तुम्हें इंसुलिन एप्लीकेशन पर 4 मार्क आंसर लिखना हो, ओपनिंग ऐसे फ्रेम कर सकते हो। पहले एनिमल पैंक्रियाटिक ग्लैंड से इंसुलिन एक्सट्रैक्शन की लिमिटेशन बताओ, फिर लिमिटेड क्वांटिटी और हाई कॉस्ट लिखो, उसके बाद एनिमल प्रोटीन्स के इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस मेंशन करो और अंत में बैक्टीरियल सिस्टम में आरडीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन बताओ। अब तक हम सेकंड मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। रियर डीएनए टेक्नोलॉजी का मेडिकल वैल्यू केवल एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है। ह्यूमन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन ने सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एड्रेस की, जबकि इंटरफेरॉन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेस अलग थेरापेटिक नीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं कि प्लांट्स और एग्रीकल्चर में टारगेटेड जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसे यूजफुल हुई। एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट ने प्लांट जीनोम्स में स्पेसिफिक टारगेटेड मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस की। इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप हुई। चैप्टर 2 मेजर बेनिफिट्स हाईलाइट करता है, डिजीज रेजिस्टेंस और एडवर्स एनवायरनमेंट्स में सर्वाइवल। इसलिए क्रॉप्स डिजीज जाना चल सकती हैं और फार्मर्स ड्रॉट या सैलिनिटी जैसे कंडीशंस में भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ 3 कीवर्ड्स याद रखो: डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट। डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप डैमेज की चिंता घटाती है। ड्रॉट रेजिस्टेंस कम पानी वाले एडवर्स एनवायरनमेंट में हेल्पफुल है। सैलिनिटी टॉलरेंस सैलाइन कंडीशंस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी देता है। इनके साथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और एनहांस्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, चैप्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को केवल यील्ड बढ़ाने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस क्वालिटी इंप्रूव कर सकती हैं, डिजीज रेजिस्टेंस दे सकती हैं, एडवर्स एनवायरनमेंट में क्रॉप ग्रोथ सपोर्ट कर सकती हैं और प्रोडक्ट्स की वैल्यू एनहांस कर सकती हैं। इसलिए एप्लीकेशन आंसर में बेनिफिट की एक ही कैटेगरी लिखकर स्टॉप मत करना। तुम्हारा आंसर क्या रहा है? ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स का फार्मर से क्या कनेक्शन है? फार्मर एडवर्स एनवायरनमेंट में क्रॉप्स ग्रो कर सकता है। यह लाइन एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट दिखाती है। बस इतना ध्यान रखना कि सोर्स क्रॉप मॉडिफिकेशंस के बेनिफिट्स डिस्कस करता है। अनसपोर्टेड एक्स्ट्रा क्लेम्स जोड़ने की जरूरत नहीं। मेडिकल और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस को कंपेयर करना हो तो स्ट्रक्चर सिंपल रखो। मेडिसिन में आरडीएनए टेक्नोलॉजी थेरेपोटिक प्रोटीन्स और डिजीज ट्रीटमेंट से जुड़ी है। एग्रीकल्चर में प्लांट जीनोम मॉडिफिकेशन से डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस, प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्ट वैल्यू के बेनिफिट्स मिलते हैं। कंपेयर क्वेश्चन में 2 फील्ड्स के कम से कम 2 क्लियर एग्जांपल्स दो। एक छोटा एक्टिव रिकॉल: अगर क्वेश्चन में क्रॉप इम्प्रूवमेंट और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन दोनों मांगे जाएं, तो क्रॉप साइड पर डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स लिखो। थेराप्यूटिक साइड पर ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज में से रेलेवेंट एग्जाम्पल्स चुनो। क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से डिटेल बढ़ाओ। मिनी रिकैप, डीएनए टेक्नोलॉजी प्लांट जीनोम में टारगेटेड चेंजेस ला सकती है। रिजल्ट केवल मॉडिफाइड प्लांट कहना नहीं, बल्कि यूजफुल ट्रेट है। डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप को डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकती है। ड्रॉट रेजिस्टेंस और सैलिनिटी टॉलरेंस एडवर्स एनवायरनमेंट्स में मदद कर सकते हैं और प्रोडक्शन क्वालिटी तथा प्रोडक्ट वैल्यू इंप्रूव हो सकती है।
अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर आते हैं। चैप्टर सजेस्ट करता है कि प्लांट्स का यूज इम्पोर्टेंट थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। यह फ्यूचर पॉसिबिलिटी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के मुकाबले कॉस्ट और कंटामिनेशन के टर्म्स में एडवांटेजेस दे सकती है। ध्यान रहे, वर्डिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसे करंट यूनिवर्सल फैक्ट की तरह मत लिखना। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जनरली कॉस्टलियर हो सकते हैं और उन्हें वायरस तथा अदर एनिमल प्रोटीन कंटामिनेंट से फ्री रखने के लिए एक्स्ट्रा केयर चाहिए। इसलिए प्लांट से थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स बनाने की पॉसिबिलिटी कॉस्ट और कंटामिनेशन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकती है। यह चैप्टर का फ्यूचर विजन है और आंसर में पोटेंशियल या संभावना जैसे रिस्पॉन्सिबल वर्ड्स यूज करना अच्छा रहेगा। यानी फ्यूचर सेक्शन का कोर लॉजिक है प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन, पोटेंशियली लोअर कॉस्ट और एनिमल डिराइव्ड कंटामिनेशन रिस्क्स में कमी। इससे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। प्लांट्स केवल फूड या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स के पॉसिबल प्रोडक्शन सिस्टम के रूप में भी सोचे जा रहे हैं। यहाँ एक यूजफुल स्टडी हैबिट है। किसी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को याद करते समय 3 कॉलम सोचो। सोर्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है। यहाँ सोर्स प्लांट्स हैं, प्रोडक्ट्स थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और हार्मोन्स हैं और एडवांटेजेस कॉस्ट तथा कंटामिनेशन के टर्म्स में है। इससे पैराग्राफ को रोट मेमोरी के बिना रिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे। अगर इस पॉइंट पर तुम्हें कोई एग्जैक्ट डाउट हो तो एडजी में उसे क्वेश्चन की तरह पूछना यूजफुल हो सकता है। प्लांट बेस्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर कौन से एडवांटेजेस बताए गए हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग से पहले अपना आंसर बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। इससे पैसिव रीडिंग की जगह एक्टिव रिकॉल होता है। अब हम हिस्ट्री टाइमलाइन में एंटर कर रहे हैं। टाइमलाइन को पूरी तरह आइसोलेट डेट्स की लिस्ट मत समझना। ये दिखाती है कि बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट टर्म से शुरू होकर डीएनए, प्लाज्मिड्स, एंजाइम्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, जीनोम प्रोजेक्ट्स और न्यूअर टूल्स तक कैसे बढ़ा। हर डेट के साथ एसोसिएटेड अचीवमेंट को एंकर बनाओ। सबसे पहले 1917 में कार्ल एरिकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म कॉइन किया। 1944 में एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1952 में जोशुआ लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड्स डिस्कवर किए और 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज की। ये अर्ली फाउंडेशन सीक्वेंस है। 1960s में वर्नर आर्बर और मैथ्यू मिसेल्सन टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से जुड़े हैं। 1967 में गेलर्ट लेहमैन, रिचर्डसन और हर्विट्स ने लाइगेस एंजाइम्स डिस्कवर किए। 1970 में हैमिल्टन ओ, स्मिथ और थॉमस जे केली टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जुड़े हैं। 1972 में पॉल बर्ग ने बैक्टीरियम से वायरस में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए असेंबल किया। अब 1973 को हाईलाइट करो। स्टैनली एंड कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने डीएनए क्लोनिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप की। 1975 में जॉर्ज एफ क्लर और सीजार मिल्स्टी ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक डिस्क्राइब की। टाइमलाइन पढ़ते समय नेम्स और अचीवमेंट्स को पैर में बोलकर याद करो। अकेली डेट्स जल्दी कंफ्यूज होती हैं। 1982 में एफडीए ने वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट ह्यूमिल अप्रूव किया, जिसे एली और जेनेंटेक से जोड़ा गया है। 1983 में कारी मुलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डेवलप की। 1984 में सर एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट की। 1986 में हेपेटाइटिस बी के लिए फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन रिकॉम्बिवैक्स एचबी ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हुई। एक क्विक टाइमलाइन क्विज। प्लाज्मिड किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शंस याद करो। पॉल बर्ग, सर एलेक्स जेफरीज, जोशुआ लेडरबर्ग या कारी मुलिस। सही आंसर जोशुआ लेडरबर्ग है। अब दूसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किससे जुड़ा है? सर एलेक्स जेफरीज। ऐसे डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए नेम अचीवमेंट पेयरिंग बहुत यूजफुल है। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफिशियली इनिशिएट हुआ, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। 1994 में फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप फ्लेवर सावर टोमेटो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जो कैलजीन ने प्रोड्यूस किया था।
1996 में कीथ कैम्पबेल और इयान विल्मोट ने एडल्ट सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से फर्स्ट मैमल डॉली शीप क्लोन की। 1996 में बीटी कॉटन का डेवलपमेंट और कमर्शियल रिलीज चाइना तथा यूनाइटेड स्टेट्स में बताया गया है और इंडिया में इंट्रोडक्शन 2003 में हुआ। 2000 में इंगो पोर्टिकस और पीटर बेयर ने गोल्डन राइस डेवलप किया। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ये एग्रीकल्चर और जीनोमिक्स के इम्पोर्टेंट टाइमलाइन एंकर्स हैं। 2004 में अवास्टन एन एंटी-VEGF मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड हुआ। 2006 में एचपीवी के अगेंस्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन गार्डासिल को एफडीए अप्रूवल मिला और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग की डिस्कवरी भी दी गई है। 2010 में रॉबर्ट एडवर्ड्स को ह्यूमन आईवीएफ थेरेपी के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला। 2012 में शिन्या यामानाका और जॉन बी गुर्डन ने मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स को इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में रिप्रोग्राम करने की डिस्कवरी की। 2019 में CRISPR CAS9 जीनोम एडिटिंग टूल में रिसेंट एडवांसेस और 2020 में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19 का उल्लेख है। टाइमलाइन का एंड हमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डायरेक्शन दिखाता है। टाइमलाइन को 3 ब्लॉक्स में रिवाइज कर सकते हो। अर्ली ब्लॉक डीएनए, प्लाज्मिड, डबल हेलिक्स और एंजाइम्स। मिडिल ब्लॉक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लोनिंग, ह्यूमलिन, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वैक्सीन। लेटर ब्लॉक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंजीनियर्ड क्रॉप्स, डॉली, गोल्डन राइस, जीन साइलेंसिंग, स्टेम सेल्स, क्रिस्पर और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ये ग्रुपिंग रिकॉल को ईजियर बनाती है। एक लिसनर चैलेंज बिना देखे 1944, 1953, 1967, 1973 और 1982 के अचीवमेंट्स बोलो। फिर 1990, 1996, 2003 और 2020 के एंकर्स बोलो। अगर 2 डेट्स मिक्स हो जाएं, तो चिंता मत करो। पहले अचीवमेंट को समझो, फिर डेट अटैच करो। यही कॉन्सेप्चुअल एक्टिव रिकॉल है। अब तक टाइमलाइन कवर हो चुकी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर डेट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं लग सकती, लेकिन सोर्स में दिए सेलेक्टेड डेवलपमेंट से डायरेक्ट मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक या 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेम्स को गलत अचीवमेंट से मैच करना कॉमन मिस्टेक है, इसलिए तुम्हारी रिवीजन लिस्ट में नेम और माइलस्टोन एक साथ लिखे होने चाहिए। अब सोर्स एक्सरसाइजेस के स्टाइल में क्वेश्चंस करते हैं। पहला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इनिशियली कैसे डेवलप्ड हुई? आंसर में फाउंडेशंस, डीएनए अंडरस्टैंडिंग, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, मैनिपुलेशन एंजाइम्स, फॉरेन डीएनए अपटेक और कोहेन बॉयर कोलैबोरेशन का लॉजिकल सीक्वेंस चाहिए। केवल एक सेंटेंस एडीएनए मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखना इस क्वेश्चन के लिए बहुत शॉर्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्रॉप इंप्रूवमेंट और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस पर है। क्रॉप इंप्रूवमेंट में डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स के साथ क्वालिटी और प्रोडक्ट वैल्यू लिखो। थेराप्यूटिक पार्ट में ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज के रेलेवेंट यूजेस लिखो। हर एग्जाम्पल को उसका बेनिफिट या यूज जरूर दो। अब डायरेक्ट एमसीक्यू, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज किसके लिए यूज होते हैं? एंटीवायरल एजेंट, ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग, शुगर लोअरिंग एजेंट या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सही आंसर ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग है। क्वेश्चन पढ़ते समय प्रोडक्ट पेयर को यूज से कनेक्ट करो, वरना इंसुलिन वाले ऑप्शन की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। असर्शन रीजन प्रैक्टिस में स्टेटमेंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है और मोस्टली बैक्टीरिया से आइसोलेटेड होता है। रीजन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। सोर्स एक्सरसाइज में ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए पहले असर्शन और रीजन की ट्रूथ अलग अलग चेक करो, फिर देखो कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं। इस असर्शन रीजन को आंसर करने से पहले टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लॉजिक पर टिके रहना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कटिंग फंक्शन चैप्टर में दिया है और रीजन उसका न्यूक्लियस टाइप होना बताता है। अगर तुम ऑप्शन चुन रहे हो तो जल्दबाजी में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू देखकर रुकना नहीं, एक्सप्लेनेशन रिलेशनशिप भी इवैल्यूएट करना।
एक और सोर्स बेस्ड असर्शन रीजन ई कोलाई से जुड़ा है। ई कोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेट करने में अबाउट 60 मिनट्स लगते हैं। रीजन में मल्टीफोक रेप्लिकेशन मैकेनिज्म दिया गया है। इसे आंसर करते समय चैप्टर के प्रोवाइडेड स्टेटमेंट और रीजन को केयरफुली रीड करना। अगर किसी फैक्ट का मैकेनिज्म डिटेल में नहीं पढ़ा है तो गेस करने के बजाय वर्डिंग एनालाइज करो। कॉमन मिस्टेक लिस्ट बनाते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी को केवल क्रॉप साइंस समझना गलत है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेज को सेम फंक्शन देना गलत है। कोहेन और बॉयर की रोल्स उलट देना गलत है। इंसुलिन को एनिमल सोर्स की लिमिटेशन के बिना एक्सप्लेन करना इनकम्प्लीट है। फ्यूचर प्लांट प्रोडक्ट्स को कंफर्म प्रेजेंट फैक्ट की तरह लिखना भी अवॉइड करना है। वी आर एंटरिंग द फाइनल रिकैप नाउ। सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग डायरेक्ट डीएनए मैनिपुलेशन के मेथड्स का कलेक्टिव नेम है। इसका सेंट्रल एम डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट और प्रोपिगेट करके उसका प्रोडक्ट एम्पल क्वांटिटी में पाना है। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डबल हेलिक्स, जीन एक्सप्रेशन और डीएनए प्यूरिफिकेशन ने इसकी फाउंडेशन रखी। दूसरा एंकर है टूल्स और कोलैबोरेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर कट करते हैं। लाइगेज डीएनए फ्रैगमेंट्स जॉइन करता है। कोहेन प्लाज्मिड डीएनए को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस और प्रोपेगेट करने से जुड़े थे, जबकि बॉयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए क्लीवेज और कंपैटिबल एंड्स बनाने की एक्सपर्टीज रखते थे। दोनों की डिस्कवरीज ने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और जीन क्लोनिंग का रास्ता बनाया। तीसरा एंकर एप्लीकेशंस है। मेडिसिन में ह्यूमन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन ने एनिमल डिराइव्ड सोर्सेज की लिमिटेड क्वांटिटी, हाई कॉस्ट और इम्यूनोजेनिक रिएक्शन जैसी समस्याओं को एड्रेस किया। इंटरफेरॉन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जबकि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज ब्लड क्लॉट्स डिसॉल्व करने के एग्जांपल्स हैं। एग्रीकल्चर में डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स डेवलप हुई। अब फाइनल चैलेंज। नोटबुक में बिना सोर्स देखे एक फ्लो लिखो। डीएनए जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, डीएनए आइसोलेशन, restriction enzymes, ligase, foreign DNA uptake, Cohen Boyer, medical applications और agricultural applications। फिर 1973, 1982, 1983 और 2003 के टाइमलाइन एंकर्स लिखो। अगर तुम ये फ्लो एक्सप्लेन कर सकते हो तो चैप्टर की बैकबोन समझ आ गई। एक कॉमन मिस्टेक फिर रिमाइंड कर दो। डेफिनेशन, मैकेनिज्म और एप्लीकेशन को एक ही वेग सेंटेंस में मत मिला देना। डेफिनेशन में डायरेक्ट डीएनए मैनिपुलेशन लिखो। मैकेनिज्म वाले ओवरव्यू में कट, जॉइन, इंट्रोड्यूस और प्रोपेगेट का लॉजिकल फ्लो रखो। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम, प्रोडक्ट और बेनिफिट लिखो। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना आंसर की क्लैरिटी बढ़ाता है। आज की छोटी नेक्स्ट स्टेप चैलेंज यही है, चैप्टर का 1 पेज कॉन्सेप्ट मैप बनाओ और फिर किसी फ्रेंड को आरडीएनए टेक्नोलॉजी की स्टोरी अपने वर्ड्स में टीच करो। जहां एक्सप्लेनेशन अटक जाए वही तुम्हारा रियल आउट है। एडजी में उस एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चन की तरह एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आंसर रटने के बजाय कॉन्सेप्ट मास्टर हो। तो आज हमने एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सिर्फ टाइमलाइन की तरह नहीं, बल्कि एक कनेक्टेड साइंटिफिक जर्नी की तरह देखा। डीएनए की अंडरस्टैंडिंग से शुरू होकर प्रिसाइज कटिंग, जॉइनिंग, जीन ट्रांसफर, थेरापेटिक प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव्ड क्रॉप्स तक। नोटबुक हो तो अब अपने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टेकअवेज लिखो। सुनने के लिए धन्यवाद और अगली रिवीजन में फिर मिलेंगे।